गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं ब्लड क्लोटिंग के बारे में। रक्त स्कंदन की क्रियाविधि। हमारा जो शरीर में ब्लड है वो बॉडी से बाहर निकलने पे किस प्रकार से उसमें थक्का निर्माण की क्रियाविधि होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उत्तक या रुधिर वाहिनी के क्षतिग्रस्त होने के कुछ सेकंड में ही थक्का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। थक्का निर्माण रक्त में उपस्थित स्कंदक कारकों एवं एंटीकोगुलेंट प्रतिस्कंदक कारकों की संतुलन पर निर्भर करता है। यानी हमारे जो ब्लड है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं कोगुलेंट और दूसरे होते हैं एंटीकोगुलेंट। इन दोनों के संतुलन के ऊपर ही थक्का निर्माण की प्रक्रिया डिसाइड है। यदि एंटीकोगुलेंट ज़्यादा होंगे ब्लड में तो थक्का नहीं जमेगा, और यदि कोगुलेंट एक्टिव हो जाते हैं, स्कंदक कारक एक्टिव हो जाते हैं तो थक्का है वो जम जाता है। ये जो है दोनों पे निर्भर है। सामान्य अवस्था में एंटीकोगुलेंट अधिक प्रभावी होता है जिससे ब्लड का थक्का नहीं बनता है, लेकिन उत्तकों के क्षतिग्रस्त होने पे, डैमेज होने पे, टूटने पे कोगुलेंट कारक जो होते हैं, स्कंदक कारक हैं, उनकी सक्रियता बढ़ जाती है जिसके कारण रक्त का थक्का जमता है। अब रक्त का थक्का कैसे जमता है इसमें हम देखें। ब्लड कैपिलरीज रुधिर वाहिनियों के क्षतिग्रस्त होने पर विभिन्न जो कोगुलेंट फैक्टर हैं, स्कंदन कारक हैं, वो क्या बनाते हैं, वो एक केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण करते हैं। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन जो होती है, जो कि निष्क्रिय अवस्था में पाई जाने वाली प्रोटीन है, उसको थ्रोम्बिन में बदल देते हैं। थ्रोम्बिन एक एक्टिव प्रोटीन होती है। थ्रोम्बिन क्या है? थ्रोम्बिन एक एंजाइम की तरह कार्य करता है जो निष्क्रिय दूसरी प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, उसको फाइब्रिन थ्रेड्स में बदल देता है। तो कई फाइब्रिन थ्रेड्स आपस में जुड़ करके एक जाल बना लेते हैं जिससे रक्त कोशिकाएं फंस जाती हैं और रुधिर प्रवाह है वो रुक जाता है। ये होता है इसमें प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कोगुलेशन की क्रिया है उसमें क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो कैल्शियम आयन और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की सहायता से थ्रोम्बिन में बदलता है, और थ्रोम्बिन फिर जो फाइब्रोजिन प्रोटीन है जो कि निष्क्रिय है, यानी जो सोल्यूबल है, पानी में घुली हुई है, उसको निष्क्रिय फाइब्रिन प्रोटीन में बदल देता है, सक्रिय फाइब्रिन प्रोटीन में बदल देता है। यानी ये फाइब्रिन के मोनोमर्स में बदल जाते हैं, और ये फाइब्रिन के मोनोमर्स हैं, ये कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स के उपस्थिति में फाइब्रिन का नेटवर्क बन जाता है, और फाइब्रिन के नेटवर्क से थक्का निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ब्लड में लगभग 40 प्रकार के स्कंदन कारक पाए जाते हैं, फैक्टर पाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हैं वो 13 फैक्टर हैं जो कि फाइब्रिन जो कि ब्लड का क्लोटिंग का काम करते हैं। तो ये 13 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से हैं वो एक एक करके देखते हैं। पहला फैक्टर है, उसका नाम वही फाइब्रिनोजन है। तो इन फैक्टर को हम लैटिन वर्ड के हिसाब से यूँ लिखते हैं, फैक्टर फर्स्ट, फैक्टर सेकंड, फैक्टर थर्ड, यूँ। तो पहला जो फैक्टर है वो है फाइब्रिनोजन, और ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, जो कि फाइब्रिन में बदल जाती है। दूसरी जो है वो है आपकी प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन भी ग्लाइकोप्रोटीन है, सेकंड है, जो कि थ्रोम्बिन में बदलेगा। ये विटामिन के जो है वो एक प्रकार का प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ही है। नेक्स्ट जो है वो है थर्ड फैक्टर है, उसको बोलते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो एक प्रकार की लिपोप्रोटीन होती है और ये टिश्यू में पाई जाती है। चौथा फैक्टर है वो है कैल्शियम का आयरन। कैल्शियम या आयन जो होता है वो कैल्शियम का आयरन है, ये कोफैक्टर है आपका चौथा। फैक्टर फिफ्थ जो है वो कहलाता है प्रोएक्सिलरीन। ये एक प्रकार का लेबाइल फैक्टर होता है, लेबाइल फैक्टर है, और ये सीरम में नहीं पाया जाता क्योंकि क्लोटिंग में काम आ जाता है, लेकिन ये प्रोएक्सिलरीन है, ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है। छठा फैक्टर एक्सिलरीन है, लेकिन आजकल इसको नहीं माना जाता, इसका रोल नहीं है। सातवां फैक्टर जो है स्टेबल फैक्टर है, ये कहलाता है प्रोकन्वर्टिन। प्रोकन्वर्टिन इसको ऑटो प्रोथ्रोम्बिन फर्स्ट भी कहते हैं।
इसका दूसरा नाम है ऑटोप्रोथ्रोम्बिन फर्स्ट। ये एक प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन होती है। फिर इसके बाद में फैक्टर 8 है, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए कहते हैं। एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है ये भी। फैक्टर 9 है, उसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी कहते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। ठीक है, इस 9 का दूसरा नाम है क्रिसमस फैक्टर या ऑटोप्रोथ्रोम्बिन सेकेंड। ऑटोप्रोथ्रोम्बिन 7 था फर्स्ट, और ये ऑटोप्रोथ्रोम्बिन सेकेंड होता है। ये भी एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है। फैक्टर 10 जो है वो होता है स्टुअर्ट फैक्टर, और 11 होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन जिसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी भी कहते हैं। 12 होता है सरफेस कॉन्टैक्ट फैक्टर या इसको हैगमैन फैक्टर कहते हैं। और जो 13 होता है वो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर या लाकालमान फैक्टर कहलाता है। तो ये सारे के सारे ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, और एक दो जो है वो लिपोप्रोटीन वगैरह होते हैं। जैसे फैक्टर 3 है वो लिपोप्रोटीन है, बाकी लगभग सभी ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म जो है उसमें यदि अपन देखें तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। उसमें जो स्टेप्स हैं वो हैं, पहले स्टेप्स है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। पहला काम है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण। इसमें क्या होता है, उत्तकीय क्षति, रुधिरवाहिनियों की क्षति प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के निर्माण को प्रारंभ कर देती है। इसका निर्माण 2 विधियों से होता है, बाह्य विधि, आंतरिक विधि, एक्सट्रिंसिक पाथवे या इंट्रिंसिक पाथवे। तो सबसे पहला काम जो होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक नामक प्रोटीन है, उसका निर्माण जब टिश्यू हमारा डैमेज होता है, रुधिरवाहिनियों की क्षति होती है, तब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है। तो इसमें बाह्य विधि क्या है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में बाह्य विधि, रुधिरवाहिनी आसपास के ऊतकों के क्षतिग्रस्त होने पर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होता है। जैसे ऊतक जैसे क्षतिग्रस्त होता है तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का मतलब इसमें बहुत सारी प्रोटीन है वो मिल के प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण करती हैं। जैसे ही ऊतक क्षतिग्रस्त होता है, सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो रिलीज होता है, रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन इसमें होता है। जैसे ये थ्रोम्बोप्लास्टिन सक्रिय होता है, फैक्टर जो 7th है, 7th फैक्टर है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जिसको हम प्रोकन्वर्टीन कहते हैं। ये क्या करता है, जो निष्क्रिय कारक है 10th उसको सक्रिय करता है, स्टुअर्ट फैक्टर को सक्रिय कर देता है, एक्टिव करता है। साथ ही साथ कैल्शियम आयन जो है फैक्टर 4th है वो भी इसमें हेल्प करते हैं। तो जो स्टुअर्ट फैक्टर है 10th कारक है वो सक्रिय हो जाता है, और ये क्या करता है, बेसिकली जो 5th फैक्टर है उसको सक्रिय कर देता है। 5वां जो फैक्टर था अभी हमने बताया उसको सक्रिय कर देता है। तो 10वां सबसे पहले 10वां होता है, 10वां स्टुअर्ट फैक्टर है, और जो मैंने बताया आपको 5वां लेबाइल फैक्टर जिसको प्रो एक्सेलरीन कहते हैं, उसको ये क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है, कन्वर्ट करता है। सो ये है आपका 5वां फैक्टर। वो जैसे एक्टिवेट हो जाता है तो ये कहलाता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। इसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का मतलब इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, इसमें 4था फैक्टर होता है, इसमें 5वां फैक्टर होता है, और इसमें 10वां फैक्टर होता है, यानी 10th, 5th और इसके अलावा 4th। तो ये जो 3 फैक्टर होते हैं, 3 कारक होते हैं, मिलकर के प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण करते हैं, और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप्स होती हैं। दूसरा जो पाथवे है वो है इंट्रिंसिक पाथवे। ये विधि रुधिर के स्वयं के अवयवों के क्षतिग्रस्त होने से प्रारंभ होती है। ब्लड के कोलाजन के संपर्क में आने पे या ब्लड के किसी भी वेट सरफेस के संपर्क में आने पे क्लोटिंग की क्रिया होती है, जिसे इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। रुधिर के क्षतिग्रस्त होना या कोलाजन प्रोटीन के संपर्क में आना, जैसे ये संपर्क में आता है तो इससे क्या होता है, जो 12वां इनएक्टिव फैक्टर है वो एक्टिव हो जाता है। हैगमैन फैक्टर या सरफेस कॉन्टैक्ट फैक्टर है, इसको कह सकते हैं। 12वां फैक्टर का नाम है हैगमैन फैक्टर या सरफेस कॉन्टैक्ट फैक्टर। ये क्या हो जाता है, क्योंकि सरफेस किसी भी सरफेस के सतह के संपर्क में आता है ब्लड, एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। ये क्या करता है, 11वां जो फैक्टर है उसको सक्रिय करता है, और 11वां फिर 9वें फैक्टर को सक्रिय करता है, और इस दौरान कैल्शियम आयन भी उसमें हेल्प करते हैं, और फिर 9वां जो है वो 10वें फैक्टर को
हेल्प करता है। साथ ही साथ इसमें 8वां फैक्टर भी इसमें हेल्प करता है। तो 10वां फैक्टर जब ये एक्टिवेट होगा, तो 10वां यानी स्टुअर्ट फैक्टर ये जब एक्टिवेट होगा तो 10वां फैक्टर वो इम्पोर्टेंट स्टेप्स है वो होती है जो कि चौथे फैक्टर और 5वें फैक्टर की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण करता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। तो सबसे मेन जो बात है वो यही है कि कैसे हम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण करें। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण जो है वो एक इम्पोर्टेंट पाथवे है। तो सबसे पहले इसमें दोबारा देख लेते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर में सबसे पहले जो होता है वो होता है 12वां फैक्टर, राइट। तो 12वां फैक्टर हो गया। 12 करता है किसको? 12 करेगा 11 को एक्टिवेट। 11 किसको करेगा? 11 करेगा 9वें फैक्टर को एक्टिवेट, और 9वां फैक्टर करेगा 10वें फैक्टर को एक्टिवेट। और 10वां, 5वां और चौथा जो फैक्टर है ये मिल करके और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण करते हैं। तो ये कैस्केड पाथवे है, यानी एक फैक्टर है, एक प्रोटीन है दूसरी प्रोटीन को एक्टिवेट करती है और अंत में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होने के बाद में जो सेकंड स्टेप्स होती है वो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में बदल जाता है, और फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप में फाइब्रिनोजन जो है वो कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में। थ्रोम्बिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ये फाइब्रिनोजन को 4 निम्न अनुभार वाली पेप्टाइड श्रृंखला में पृथक कर देता है। फलस्वरूप विलयशील फाइब्रिनोजन फाइब्रिन मोनोमर में बदल जाता है। फाइब्रिन मोनोमर में अन्य फाइब्रिन मोनोमर से स्वतः बहुलकीकरण का गुण होता है। फलस्वरूप अनेक फाइब्रिन मोनोमर अणु कुछ ही सेकंड में परस्पर जुड़कर फाइब्रिन का जाल बना लेते हैं। प्रारंभ में ये फाइब्रिन का जाल कमज़ोर होता है, इसलिए थक्का कमज़ोर होता है। इस थक्के को दृढ़ बनाने का कार्य फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर करता है। जो अंत में जो 13 जो फैक्टर है वो ये काम करता है। थर्ड जो फैक्टर 13वां वाला उसका नाम है लाका-लवांड फैक्टर या फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये इसको प्रेरित करता है। ओके, ये कारक प्रोथ्रोम्बिन द्वारा सक्रिय होने के बाद एक एंजाइम की तरह कार्य करते हुए फाइब्रिन मोनोमर अणुओं के मध्य सहसंयोजक निर्माण को प्रेरित करता है। इसके कारण फाइब्रिन जाल जो है वो टूटता नहीं है। सामान्य परिसंचरण में रुधिर में निम्न एंटीकोगुलेंट अथवा थक्का निर्माण को अवरुद्ध करते हैं। सामान्य परिस्थिति में एंटीकोगुलेंट होते हैं ब्लड में जो कि थक्के बनने को रोकते हैं। कौन कौन से होते हैं? एंडोथेलियम सरफेस फैक्टर, कि जो ब्लड की जो ये होती हैं, वेन होती हैं या आर्टरी होती हैं, सिरा या धमनियाँ होती हैं, उनकी जो अंतर की सतह है उसके ऊपर कोशिकाओं की परत होती है जिसका नाम है एंडोथीलियम। तो इस एंडोथीलियम के कारण ये चिकनी सतह होती हैं और इसके कारण से ब्लड का अंदर क्लोटिंग नहीं होती। साथ ही साथ फाइब्रिन है एंटीथ्रोम्बिन क्रिया करता है। एंटीथ्रोम्बिन थर्ड की क्रिया होती है, यानी एंटीथ्रोम्बिन जो क्रिया है ये फाइब्रिन खुद भी क्रिया करता है, जिसके कारण से फाइब्रिनोजन ही बना रहता है, फाइब्रिन नहीं बनने देता है। साथ ही साथ इस ब्लड में क्या पाया जाता है? हिपेरिन पाया जाता है जो कि एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट नामक एक प्रोटीन होती है हिपेरिन। तो एक एक करके देख लेते हैं। एंडोथीलियम सरफेस फैक्टर एंडोथीलियम के 2 महत्वपूर्ण कारक रक्त स्कंदन को रोकने में महत्वपूर्ण है। एंडोथीलियम का अत्यधिक चिकना होना जो स्कंदन के आंतरिक तंत्र का सक्रियण अवरुद्ध करता है। जो इंटरनल जो पाथवे मैंने बताया वो इंटरनल पाथवे हमेशा बंद रहता है, क्योंकि एंडोथीलियम एक चिकनी सतह होती है, सरफेस वेट सरफेस होती है। तो वेट सरफेस जब तक होगी तब तक मतलब वो होगा नहीं, क्लोटिंग नहीं होगा। एंडोथीलियम की आंतरिक सतह पे प्रोटीन का एक अस्तर होता है जो प्लेटलेट्स एवं अन्य स्कंदन कारकों को प्रतिकर्षित करता है। यदि अंतःकला क्षतिग्रस्त हो जाती है, मेम्ब्रेन अंदर की डैमेज हो जाती है, तो चिकनापन और प्रोटीन स्तर दोनों विलुप्त हो जाते हैं, जिससे रक्त की स्कंदन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, क्लोटिंग की क्रिया है वो शुरू हो जाती है। दूसरी स्टेप है फाइब्रिन की एंटीथ्रोम्बिन क्रिया। फाइब्रिन धागे जो क्लोटिंग के समय में निर्मित होते हैं एक अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन जिसे एंटीथ्रोम्बिन थर्ड कहते हैं। फाइब्रिन धागे एंटीथ्रोम्बिन थर्ड दोनों ही अत्यधिक सक्षम एंटीकोगुलेंट के रूप में कार्य करते हैं। ये दोनों ब्लड से थ्रोम्बिन को हटाने का कार्य करते हैं। अधिकांश थ्रोम्बिन फाइब्रिन धागों के द्वारा अधिशोषित कर ली जाती है। जो थ्रोम्बिन अधिशोषित नहीं होती वह एंटीथ्रोम्बिन थर्ड से क्रिया करके निष्क्रिय हो जाती है। इस प्रकार क्षतिग्रस्त स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर थक्का नहीं बनता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कार्य है कि किस प्रकार से थ्रोम्बिन जो है वो
अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाती है जिसको एंटीथ्रोम्बिन थर्ड कहते हैं। ये एंटीथ्रोम्बिन थर्ड ही एंटीकोगुलेंट के रूप में कार्य करती है। तो क्योंकि थ्रोम्बिन को हटाती रहती है ब्लड से, तो थ्रोम्बिन हटेगा तो फाइब्रिनोजन है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। और तीसरा कारण है हिपेरिन। हिपेरिन एक स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट होता है, एक पॉलीसेकेराइड है, बल्कि ये एंटीथ्रोम्बिन के साथ संयुक्त होने पे एंटीथ्रोम्बिन थर्ड की थ्रोम्बिन को हटाने की क्षमता को लगभग 1000 गुना कर देता है। स्वयं तो कार्य नहीं करता, लेकिन ये एंटीथ्रोम्बिन के साथ मिल करके एंटीथ्रोम्बिन जो थर्ड प्रोटीन है, उस जो थ्रोम्बिन हटाती है ब्लड से, उसकी जो क्षमता है उसको ये 1000 गुना बढ़ा देता है। इस प्रकार एंटीथ्रोम्बिन थर्ड हिपेरिन की उपस्थिति में थ्रोम्बिन को रुधिर से तुरंत हटाकर थक्का बनने से रोकती है। और हिपेरिन का निर्माण मास्ट सेल व बेसोफिल से भी निर्मित होता है। हिपेरिन व एंटीथ्रोम्बिन सक्रिय कारक जो हैं कारक 7 है, कारक 11 है, 5th है और 9th को हटाने का भी कार्य करती है। यानी इन प्रोटीन को भी ब्लड से हटाने का काम करती है, क्योंकि ये प्रोटीन जो है ये कहीं ना कहीं थक्के की निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती हैं। 9th है, 5th है, 11वां है और 12वां फैक्टर है। तो इस प्रकार से हमारे ब्लड की जो है थक्का बनने की क्रिया संपन्न होती है। जब हमारे ब्लड है वो किसी अंदर से डैमेज होता है, प्रोटीन के संपर्क में आता है, या फिर कटने के बाद में वो हवा के संपर्क में आता है, तो उसमें जो पहला वाला कारक है वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद में वो अन्य कारकों को वो एक्टिवेट करती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगेन दोबारा से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।